अगर ये एमसीक्यू गलत हुए तो मान लो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। ये एमसीक्यू दिखते इजी है, लेकिन यहाँ 90% स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और अपने मार्क्स कटवा देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर लेंगे, और यदि नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस, जो कि स्टार्ट है 14 से। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन। आपको डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक तो ऑर्डर और एक डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है उसका ऑर्डर। और डिग्री क्या होता है? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी जो पावर होगी वो उसका डिग्री होगा। यदि आपको ये दो चीज पता है तो आप देखते ही इसका आंसर कर देंगे। तो यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका ऑर्डर होगा 2 और इसकी जो डिग्री होगा वो 1 होगा। तो इसका आंसर आपको सीधे दिख गया, यहाँ पे ऑप्शन सी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए will be the given matrix and B and C also. Which of the following is defined? We have 4 option। कहने का मतलब है आपके पास A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स और C दे रखी है, ठीक है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिफाइन हो रहा है ये आपसे पूछा है। तो इससे इससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 रो और 3 कॉलम बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आपको 3 रो एंड 1 कॉलम, तो ये 3x1 की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो C है वो आपका 1 रो एंड 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑल क्लियर? देन यदि आपको ये पता है तो आप इसका इजीली शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हैं। तो ए बी बोला है यहाँ पे, ए बी का मतलब आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है उसका और बी वाले का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रोडक्ट ना ही करें तो बढ़िया है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप चेक करते हैं हम बिना सोल्व करे कैसे सोल्व करें इनको। तो ए वाला तो आपका कौन सा है? 3x3 का है, ठीक है, ए वाला। और बी वाला कितने का है? 3x1 का, ठीक है। तो यहाँ से पेयर लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट है। अब देखते हैं ऑप्शन बी की तरफ, ए और सी बोला है इसमें, यानी कि ए और सी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए आपके पास फिर से दे रखा है, देते 3 × 3 3/3, और सी कितना है? 1/3, ठीक है, ए का और सी का। अब देखते हैं, पेयर लेते हैं, ये चला 3 × 1, तो यहाँ पे ये 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है, इसमें ऑल के लिए बोला है। अब बचे हैं ए और सी के लिए, ठीक है। और वैसे आपको दिख ही रहा है तो ऑल के लिए नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ऑल बोला ना यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, तो समझो ऑल कैंसिल, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर। फिर भी आपके लिए चेक कर लेते हैं हम बी ए के लिए, यानी कि बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो बी मैट्रिक्स का मुझे रखा है 3/1, और ए मैट्रिक्स आपको दे रखा था 3/3 का, तो पेयर कर देते हैं। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे 1/3 का बना है। तो कहने का मतलब जो स्टार्टिंग का ए था, ये 3/3 मैट्रिक्स का था ना, इसको बी वाले से हमने प्रोडक्ट किया, तो
3/3 बन रहा है, यानी कि ए भी एक रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपके पास ई और एफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट नोट करना है आपको। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/7, then probability of E oblique F naught is equal to 1/6, 1/2, 2/3 and 7/9। यदि आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, यदि नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये दोनों को दोनों प्रोबेबिलिटी जो इवेंट्स है ना अपने आप में अलग है एक दूसरे से। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग, दोनों आपस में रिलेट नहीं है। ठीक है, दो इवेंट्स हो रखे हैं, दोनों आपस में जो इनकी प्रोबेबिलिटी है वो रिलेट नहीं करते हैं। ये आपको इधर ही बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो उससे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एफ बार, यानी कि नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी एफ ना होने की, है ना। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्लियरली आइडिया लग गया होगा। तो इसने एफ वाले प्रोबेबिलिटी को वैनिश करने लिखा है, यानी कि एफ हो या ना हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। तो इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की पूछी है व्हेन नॉट इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोले तो ये आपका ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास गिवन है 2/3। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी। ये आपको एलपीपी से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जो कि जेड आपको दे रखा है यहाँ पे 18x + 9y, इन 3 कॉर्नर पॉइंट्स में ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसमें एलपीपी में। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे पूछा है कि जेड की वैल्यू कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगी, किस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं कब मैक्सिमम वैल्यू हो रही है और कब मिनिमम। तो स्टार्ट करते हैं। जेड बराबर, हम पहला ऑप्शन रखते हैं, पहले ऑप्शन का 2,72 इसमें रखते हैं। ठीक है, तो मैं तो 18 2 से मल्टीप्लाई और 9 को 72 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 36 और ये होगा 18 कैरी 1 9 7 63 और 64 14 8 6 14 कैरी 1 47 8 और 6 84। तो आपकी एक वैल्यू ये आई है। आप नेक्स्ट वाले पे चेक करते हैं। ठीक है, तो z बराबर 18 मल्टीप्लाई 15 प्लस 9 इंटू 20, 18 5 जा 90 9 कैरी 18 1 जा 18 और 9 270 प्लस 9 2 जा 18 एंड 0, तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, अब इसको रखते हैं वैल्यू को। z बराबर 18 मल्टीप्लाई 40 प्लस 9 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो जाएगा 0 8 4 32 कैरी 3 एंड 4 1 4 3 7, तो ये हो जाएगा 15 9 द 135, ये 5 और ये 3 2 5 और 8 5। और आपको क्लियर ही दिख रहा है यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है ना, इसमें मैक्सिमम किस में जा रहा है,
मैक्सिमम जा रहा है आपका 40-15 पे, और मिनिमम जा रहा है 15-20 पे। ठीक है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। अब चेक करते हैं। मैक्सिमम रॉन्ग, और ये भी रॉन्ग। तो मैक्सिमम 40-15 और मिनिमम 15-20, यानी कि ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है f of x modulus of x plus modulus of x minus 1, then which of the following is correct? क्या ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होंगे x 0 और 1 पे? क्या ये डिफरेंशिएबल ही होंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इस पॉइंट पे? और क्या ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? या फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है क्या ये ना ही कॉन्टिन्यूस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोड ऑफ एक्स जो है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका ग्राफ जो है कुल इस तरह से जाता है, ये पूरा ओरिजिन से होके, है ना, कॉर्नर पॉइंट्स, इसके क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। ठीक है, बट डिफरेंशिएबल नहीं होते। सिमिलरली मोड ऑफ x माइनस 1 ये भी आपका एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ थोड़ा सा रफ कर लूं, आपको क्वेश्चन क्लियर दिख गया होगा। तो मोड ऑफ x माइनस 1 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 1 2 लाइक -1 -2 समथिंग कुछ। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है कुल इस तरह से जाएगा, लाइक रफली बराबर। ठीक है, 1 पे। ठीक है, इसके भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो दोनों का जो सम होगा, दोनों ही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ना, और कॉन्टिन्यूअस होंगे दोनों को दोनों, तो इनका सम भी जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा एवरीवेयर, बट डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं होगा। तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 पे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यदि आपको ये पता होता तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ मोड ऑफ x का ग्राफ ये बनता है और मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ये बनेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के क्वेश्चंस बहुत जल्द आएंगे। अजर्वेशन और रीजन के क्वेश्चंस उनको हम अलग से सेपरेट करके जल्द आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए